सर आज तो आपने कोई क्विज का नहीं बोला था। क्विज कहा था ना, ये सर डेडलॉक। डेडलॉक से होगा। अच्छा सर कितने बजे क्विज होगा? जी कितने बजे क्विज है सर? क्विज लेंगे इंशाल्लाह, सेकंड हाफ में लेंगे। सेकंड हाफ में लेंगे, अभी नहीं। तो थ्रेड्स का हमारा चल रहा था ना चैप्टर, और थ्रेड्स के अंदर यस सर। ये स्लाइड हमने की थी, डिवाइडिंग एंट्री बैलेंस डेटा स्प्लिटिंग, यस सर। ये हो गई थी। और ये मल्टीथ्रेडिंग मॉडल से स्टार्ट करेंगे। ये भी हो गया था। वर्ड की फाइल से पढ़ लेते हैं। अच्छा, वर्ड की फाइल से पढ़ दे, लेकिन ये वाली स्लाइड हुई थी ये जी यस, ये हो गई। ये हो गई थी ना, यहाँ से पढ़। अच्छा, मल्टी थ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर, तो जाहिर है अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये होता है कि हमारे पास सर्वर जो है वो, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, अब जैसे आपका कीट का सर्वर है ना, आप लॉगिन करते हैं MIS पे जाके, और सब जाहिर है सर्वर को ही रिक्वेस्ट करते हैं, लॉगिन की रिक्वेस्ट सर्वर ये क्लाइंट जितने भी हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन की रिक्वेस्ट सारी सर्वर के पास जाती है। और सब सर्वर जो है तो क्या करता है, अब हर एक जो है लॉगिन हुआ है MIS से और सारी चीजें यूज कर रहा है, तो हर एक का जो है ना न्यू थ्रेड बनता है, ठीक है ना। हर क्लाइंट का एक अलग से थ्रेड जो है वो जनरेट होता है, सर्वर सबका अलग अलग थ्रेड जनरेट करता है। तो और जैसे जैसे एडिशनल क्लाइंट्स आते जाते हैं, ठीक है, तो उनको उनके लिए अलग अलग थ्रेड बनते जाते हैं। तो होता यही है कि सर्वर जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स के जरिए अलग अलग क्लाइंट्स को जो है वो डील करता है, और हर थ्रेड चूंकि अलग होता है तो इसकी जाहिर कम्युनिकेशन भी सबकी स्मूथली चल रही होती है सर्वर के साथ। अगर सर्वर जो है वो मल्टी थ्रेडेड कम्युनिकेशन ना करे, तो फिर आपको पता ही है, एक क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा और एक क्लाइंट को जब सर्वर सर्व करेगा, तो दूसरे क्लाइंट के लिए वो फिर अनअवेलेबल रहेगा जब तक कि पहला क्लाइंट जो है वो लॉग आउट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, मल्टी थ्रेडेड के जरिए सारे क्लाइंट्स जो हैं वो अलग अलग अपनी थ्रेड के ऊपर जो है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो सर्वर यही करता है कि थ्रेड क्रिएट करता है, हर क्लाइंट के लिए अलग थ्रेड क्रिएट करता है, और हर थ्रेड के जरिए हर क्लाइंट अपनी अपनी कम्युनिकेशन सर्वर के साथ इस्टेब्लिश रखता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये सर्वर आर्किटेक्चर, मल्टी थ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। अगर सिंगल कोर सिस्टम है, ठीक है, या सिंगल कोर सिस्टम का मतलब क्या कि एक ही CPU है। मल्टी कोर का मतलब है कि मल्टीपल कोर्स है। तो लेकिन सिंगल कोर का मतलब क्या है कि एक ही CPU है। अब एक ही CPU है तो जाहिर है कंकरेंट एग्जीक्यूशन जो है एक ही CPU के ऊपर होगी। कैसे होगी, यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स है और सिंगल CPU है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया थी ये बात। तो जाहिर है हर एक को टाइम स्लाइसिंग पे होगी। देख जैसे T1, अब ये थ्रेड 1 है,
कि T1 T2 ये सारे क्या है, थ्रेड 1 है। पहले थ्रेड 1 चला, थोड़ी देर इसको चलाया थ्रेड 1 को, फिर इसका टाइम खत्म हो गया और टाइम स्लाइस खत्म हो गया। थ्रेड खत्म नहीं हुआ, अभी थ्रेड चल रहा था, लेकिन इसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया। टाइम स्लाइस खत्म होने की बिहाफ पे फिर स्विच कर दिया गया, थ्रेड 2 को चला दिया गया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, थ्रेड 2 को चला दिया गया, और थ्रेड 2 का टाइम स्लाइस खत्म हुआ, फिर थ्रेड 3 को चला दिया गया, इसका टाइम स्लाइस खत्म हुआ, फिर थ्रेड 4 चला दिया गया। थ्रेड 4 चलने के बाद 4 ही थ्रेड्स थे, 4 थ्रेड थोड़े थोड़े चल गए। अब दोबारा साइकिल रिपीट होगी, दोबारा थ्रेड 1 चलना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा थ्रेड 2 चलेगा, फिर दोबारा थ्रेड 3, दोबारा थोड़ा टाइम स्लाइस जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए है फिर चलेगी। इस तरह दूसरी साइकिल कंप्लीट हुई, फिर तीसरी साइकिल चलेगी। इस तरह सारे थ्रेड्स चलेंगे 1 बाय 1। और मजबूरी ये 1 बाय 1 क्यों है, क्योंकि जाहिर है सिंगल कोर है, एक ही सीपीयू है। एक ही सीपीयू जाहिर है जब मल्टीपल थ्रेड्स को चलाएगा तो वो टाइम स्लाइसिंग करके चलाएगा, टाइम शेयरिंग करके चलाएगा। ये बात तो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस की थी। और अगर हम बात करें मल्टी कोर की, ठीक है, मल्टी कोर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो मल्टी कोर सिस्टम के अंदर पैरेलल एग्जीक्यूशन होगी। पैरेलल एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है, तो वो करेगा क्या कि कुछ थ्रेड्स जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल डुअल कोर अगर प्रोसेसर है, एक सीपीयू है जिसमें 2 कोर लगे हुए, ठीक है, यानी कि 2 सीपीयू एक तरह से 2 सीपीयू का काम एक सीपीयू कर रहा है, तो 2 सीपीयू लगे हुए, ठीक है, 2 कोर्स हैं। तो थ्रेड 1 थ्रेड 3 जो है वो दे दी गया कोर 1 को, थ्रेड 2 और थ्रेड 4 दे दिया गया कोर 2 को, ठीक है। तो थ्रेड 1 थ्रेड 3 थ्रेड 1 थ्रेड 3 थ्रेड 1 थ्रेड 3, तो ये दो थ्रेड जो है वो एक कोर संभाल रहा है, दूसरा जो थ्रेड है कोर 2, दूसरा जो प्रोसेसर है कोर 2, वो 2 थ्रेड संभाल रहा है, 2 थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है, T2 और T4। तो 2 थ्रेड्स कोर 1 के लिए हो गए, 2 थ्रेड्स कोर 2 के लिए हो गए, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है, जाहिर है ये फास्ट एग्जीक्यूशन होगी और जल्दी थ्रेड जो है अपना काम कंप्लीट करेंगे बिकॉज ऑफ ड्यूअल कोर प्रोसेसर। हाँ, 3 इसमें आपने सवाल पूछा, 3 कोर में तीन थ्रेड्स होंगे। जब वो 3 अगर कोर हुए तो थ्रेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है फिर उसी लिहाज से वो 3 की ओर यूटिलाइज करेगा, कोशिश करेगा कि T1 एक को दे दे, T2 दूसरे को दे दे, T3 फिर टाइम स्लाइसिंग की भी जरूरत नहीं होगी। जो टाइम स्लाइस तो जब करना पड़ता है, क्योंकि अगर 3 थ्रेड्स हैं तो फिर 3 प्रोसेसर काफी है, लेकिन अगर 4 थ्रेड्स हैं तो फिर 3 प्रोसेसर है, तो फिर एक पे मिल जाएगा, 2 पे एक थ्रेड, 2 थ्रेड एक प्रोसेसर संभालेगा, बाकी सब पे एक चल जाएगा। तो 2 पे एक थ्रेड के ऊपर जो है वो एक कोर के ऊपर टाइम शेयरिंग होगी, बाकी सब पे टाइम शेयरिंग नहीं की जरूरत नहीं है, वो फिर सारे थ्रेड चलते रहेंगे स्मूथली, ठीक है। अभी हम आगे भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि थ्रेड्स के अंदर मैपिंग कैसे होती है, प्रोसेसर थ्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स कैसे प्रोसेसर एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी आगे डिटेल में आया है। एम्डल्स लॉ को हम स्किप कर देते हैं। ये लॉ ऐसा है कि अगर प्रोसेसर, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ है, ठीक है, कोर्स का पार्ट नहीं है तो हम बस सिर्फ एग्जीक्यूट ही कर लेते हैं। एम्डल्स लॉ करता ये है, अगर मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं तो वो कोशिश करता है कि मल्टीपल प्रोसेसर के ऊपर लोड बैलेंसिंग रहे, ठीक है। तो ये ना हो कि किसी एक प्रोसेसर पे ज्यादा लोड आ रहा है, किसी पे कम आ रहा है, तो लोड बैलेंसिंग करने के लिए स्पीड अप रेशो को मैनेज करने के लिए एम्डल्स लॉ को फॉलो किया था। थ्रेडिंग की हम बात करते हैं, तो थ्रेडिंग सपोर्ट की हम बात करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, ज़ाहिर है सिंगल थ्रेड के ऊपर तो कोई मसला ही नहीं है कि सिंगल थ्रेड जो है वो तो उसको सिंगल सीपीयू जो है वो रन कर रहा होता है। तो प्रॉब्लम होती है जो है वो मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम के अंदर, उसके अंदर काफ़ी चीज़ों को जो है देखना पड़ता है और मैनेज करना होता है। So multi-threaded can be supported by user level libraries or kernel itself. ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, यूजर लेवल लाइब्रेरीज विदाउट कर्नल बीइंग अवेलेबल। तो होता है क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर हम लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, थ्रेड क्रिएट कैसे होते हैं, थ्रेड लाइब्रेरीज के जरिए क्रिएट हो सकता है। जो आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो बिल्ट इन थ्रेडेड जो थ्रेड की लाइब्रेरी है उसको आप इंपोर्ट करा लेते हो अपने प्रोग्राम में, और फिर उसके जरिए से थ्रेड की क्रिएशन पॉसिबल होती है।
आपने लैब में थ्रेड्स किए सी के अंदर? सी के जो आप लैब कर रहे हैं, आप लोगों ने थ्रेडिंग उसमें परफॉर्म की है लैब में? अच्छा किया है, शायद बता रहे हैं। थ्रेड के लिए आपने कौन सा मतलब कौन सी क्लास या कौन सा जो है फंक्शन जो है वो यूज करते हैं थ्रेडिंग के लिए? कुछ इंपोर्ट कराते होंगे ना थ्रेडिंग के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर? कोई लाइब्रेरी, कोई हेडर फाइल थ्रेडिंग की इंपोर्ट कराई थी अपने सी के प्रोग्राम में? सी के अंदर एक थ्रेडिंग के नाम से लाइब्रेरी है, उसको इंपोर्ट कराना होता है और फिर आप थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं उसको इंपोर्ट कराए बगैर। मेरे ख्याल में पी थ्रेड्स के नाम से आगे आएगा भी कोड में, तो उसको इंक्लूड कराया जाता है सी के अंदर और फिर उसके बाद जो है थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है उसमें यूजर लेवल लाइब्रेरीज हैं और कर्नल इटसेल्फ। अच्छा, लाइब्रेरी क्रिएट्स एंड मैनेजेस थ्रेड्स, यूजर लेवल इम्प्लीमेंटेशन। होता यही है कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिख रहे हैं उसमें आपको थ्रेड की लाइब्रेरी जो है, जावा के अंदर एक भी थ्रेड क्लास है और सी को जो आप लैब कर रहे हो उसमें थ्रेड की लाइब्रेरी मौजूद है पी थ्रेड के नाम से, वो आप इंक्लूड करते हो। इस तरीके से सी शार्प के अंदर जो है वो थ्रेडिंग के नाम से जो है ना एक लाइब्रेरी है, उसको जो है इंक्लूड कराया जाता है, इम्पोर्ट कराया जाता है। तो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अलग अलग है, वो इंपोर्ट करते हैं प्रोग्राम में, उसकी मदद से फिर जो है वो लाइब्रेरी क्या करती है, वो लाइब्रेरी थ्रेड्स को क्रिएट भी करती है और उसको मैनेज भी करती है। ठीक है, तो एक्चुअली यूजर लेवल इम्प्लीमेंटेशन होती है, थ्रेड्स की इम्प्लीमेंटेशन यूजर लेवल होती है, यूजर खुद ही थ्रेड्स को क्रिएट करवाता है। ये तो हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया था। अगर सिंगल एक एक प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोग्राम लिखा हुआ है और एक ही थ्रेड है, तो वो तो हर प्रोग्राम के अंदर एक थ्रेड तो रहेगा ही रहेगा। सिंगल थ्रेडेड तो हर प्रोग्राम होता ही है। ठीक है, हाँ अगर मल्टीपल थ्रेडिंग करनी है तो फिर आपको थ्रेड की क्लास या लाइब्रेरी उसकी इंपोर्ट करवा के अपने प्रोग्राम में यूजर जो है खुद ही थ्रेडिंग करता है कि कौन कौन से थ्रेड जो है वो प्रोग्राम में कितने थ्रेड्स होने चाहिए ताकि पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो सके। तो एक तरीका तो थ्रेडिंग का यही है कि थ्रेडिंग जो है वो थ्रेडिंग यूजर लेवल लाइब्रेरीज के जरिए से मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर देखें ब्रैकेट में लिखा है विदाउट कर्नल बीइंग अवेयर ऑफ, कर्नल को नहीं पता होता, कर्नल को नहीं पता होता कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं। एक प्रोसेस है, ठीक है, इसके प्रोसेस है, इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं और इन थ्रेड्स के बारे में जो बाहर कर्नल को थ्रेड्स के बाद थ्रेड्स के अंदर कितने प्रोसेस हैं, प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, इसके बारे में कर्नल को नहीं पता। कर्नल को सिर्फ पता है कि ये प्रोसेस है पी का, इसको कर्नल को सिर्फ प्रोसेस नजर आ रहा है, प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं ये कर्नल इससे अवेयर नहीं है। ठीक है, तो थ्रेड्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यूजर लेवल होती है, यूजर यानी कि यूजर खुद ही जो है लाइब्रेरी के जरिए थ्रेड्स को क्रिएट करवाता है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी देख लिया था कि थ्रेड ज़ाहिर है जब लाइब्रेरी क्रिएट करेगी तो वो फास्टर क्रिएशन होती है क्योंकि इसके अंदर कर्नल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कर्नल इन्वॉल्व नहीं है तो थ्रेड्स की क्रिएशन जो है वो फास्टर होती है। जिस चीज़ में कर्नल इन्वॉल्व हो जाता है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में भी चीज़ें देखी थी। अच्छा, कर्नल थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग, एक तो यूजर लेवल लाइब्रेरीज के जरिए मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल है, दूसरा मल्टी थ्रेडिंग जो है कर्नल इटसेल्फ, कर्नल से भी मल्टी थ्रेडिंग करवाई जा सकती है। कि आगे मॉडल्स देखेंगे, उस मॉडल्स के अंदर हम ये देखेंगे कि कर्नल भी क्रिएट कर सकता है और मैनेज कर सकता है थ्रेड को, ये काम कर्नल से भी लिया जा सकता है और उससे उसके कर्नल स्पेस इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाई जा सकती है। लेकिन जाहिर है इसका ड्रॉबैक ये होगा, ये स्लो डाउन होगा। कर्नल अगर कोई चीज़ काम करता है तो स्लो करता है प्रोसेस को, तो अगर कर्नल जो है वो क्रिएट करेगा थ्रेड्स को, मैनेज करेगा थ्रेड्स को, तो वो प्रोसेस जाहिर है स्लो चलेगा। तो दोनों तरीके मौजूद हैं, यूजर के जरिए से भी करना थ्रेड्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं
थ्रेड्स को कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। कर्नल के जरिए से भी ये काम किया जा सकता है। बेटर तरीका यूजर लेवल लाइब्रेरीज का ही है थ्रेड्स का, लेकिन कर्नल से भी हम ये काम ले सकते हैं और उसके अपना अपने कुछ इसके रीजंस हैं, वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट देखें, लिखा है नो मैटर विच इज इम्प्लीमेंटेड, थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड, यूज्ड एंड टर्मिनेटेड वाया सेट ऑफ फंक्शंस दैट आर पार्ट ऑफ थ्रेड एपीआई। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड यूज करें और किसी मतलब थ्रेड की क्रिएशन के लिए, चाहे आप यूजर लेवल लाइब्रेरी यूज करें, चाहे आप कर्नल को यूज करें, तो थ्रेड एपीआई के जरिए से, यानी कि थ्रेड की लाइब्रेरी के जरिए से हम सारे काम करवा सकते हैं। थ्रेड की लाइब्रेरी यहाँ भी इन्वॉल्व होती है कर्नल की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा थ्रेड की लाइब्रेरी यूज नहीं होगी, थ्रेड की लाइब्रेरी यहाँ भी यूज होती है कर्नल के अंदर। उसके अंदर हम सिर्फ थ्रेड की लाइब्रेरी से जो है ना सिस्टम कॉल भेजते हैं कर्नल की तरफ सिस्टम कॉल भेजते हैं और फिर सिस्टम कॉल की बिहाफ पे कर्नल थ्रेड को मैनेज कर रहा होता है। थ्रेड की लाइब्रेरी कर्नल के अंदर भी जो है चल रही होती है, यानी कि वहां भी इसका यूजेज है। तो 3 प्राइमरी थ्रेड लाइब्रेरीज की यहाँ पर बात हो रही है। POSIX थ्रेड जो है वो किस में यूज होता है, ये आपके लिनक्स में। ठीक है, लिनक्स के अंदर जो थ्रेड की लाइब्रेरी वो POSIX के नाम से है, और जावा थ्रेड्स जो है वो जावा की लाइब्रेरी जो है थ्रेड्स की, उसको जावा थ्रेड्स के नाम से है। और Win32 जो है ये विंडोज 10 वगैरह में लाइब्रेरी है थ्रेड्स की, वो Win32 थ्रेड्स के नाम से। अब हम पढ़ते हैं मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। Multi-threading model. A user process wants to create one or more threads. Kernel can create one or more threads for the purpose. Even a kernel does not support threading. It can create one thread per process. यानी कि हर प्रोसेस के लिए जाहिर है कर्नल एक थ्रेड तो क्रिएट करता ही है। तो सिंगल थ्रेडेड एग्जिट जो भी प्रोग्राम होता है जिसमें थ्रेड आपने ना भी बनाया हो, उसमें एक थ्रेड तो होता ही होता है जो कि मेन प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो सिंगल थ्रेडेड तो सारे ही होते हैं, तो कर्नल एक थ्रेड तो क्रिएट करता ही है। ठीक है, कर्नल जो है वो एक थ्रेड तो क्रिएट करता ही है। बाकी थ्रेड जो है आप लाइब्रेरी के जरिए से क्रिएट करवा सकते हैं और कर्नल से भी मदद ली जा सकती है, लेकिन एक थ्रेड तो कर्नल क्रिएट करता है जो मेन थ्रेड होता है। फाइनली रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन यूजर थ्रेड एंड कर्नल थ्रेड। तो होता यही है कि यूजर के थ्रेड्स बन रहे होते हैं, कर्नल से भी थ्रेड बनवाए जा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है मैपिंग यूजर लेवल थ्रेड्स टू कर्नल लेवल थ्रेड्स। ठीक है, तो यूजर लेवल जो यूजर के थ्रेड जो बनाए हुए थ्रेड्स हैं और जो कर्नल के बनाए हुए थ्रेड्स हैं उनके दरमियान मैपिंग कराई जाती है। ठीक है, उनके दरमियान मैपिंग होती है ताकि यूजर के थ्रेड्स और जो कर्नल के थ्रेड्स हैं वो आपस में मिल जाए, मैप हो जाए और फिर उसको थ्रेड्स को जो है वो मैनेज किया जाए। तो ये जो मैपिंग हुई है यूजर लेवल थ्रेड्स की और कर्नल लेवल थ्रेड्स की, इसको जो है ना मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स के अंदर जो है हम उसको मतलब मुख्तलिफ तरीकों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीके कौन सा है, 3 तरीके हैं। 3 कॉमन वेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग सच अ रिलेशनशिप। जो यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स की रिलेशनशिप है उसकी अगर हम बात करें तो उसके 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका कौन सा है, मेनी टू वन। एक मॉडल है मेनी टू वन, एक मॉडल है 1 to 1, एक मॉडल है मेनी टू मेनी। 3 मॉडल्स यहाँ पर भी हम देखते हैं। तो मेनी टू वन मॉडल देख लेते हैं। इंप्लीमेंटिंग थ्रेड्स इन यूजर स्पेस, यानी कि मेनी टू वन में का मतलब क्या है कि कर्नल का सिर्फ एक ही थ्रेड होगा। ठीक है, और वो कर्नल का एक थ्रेड जो कि जाहिर है मेन थ्रेड जो एक ही थ्रेड क्रिएट करेगा कर्नल। तो कर्नल जो है अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कर्नल जो है जो कि एक कर्नल का एक ही थ्रेड है, वो करेगा क्या, ये जो थ्रेड्स आपको नजर आ रहे हैं ये यूजर के थ्रेड्स हैं जो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे यूजर के थ्रेड्स हैं। यूजर ने लाइब्रेरी के जरिए इन थ्रेड्स को क्रिएट कराया अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो यूजर क्रिएटेड थ्रेड्स हैं
और ये सारे थ्रेड जो है वो एक कर्नल थ्रेड उनको मैनेज कर रहा है, उसको कहेंगे मैनी टू वन। मैनी टू वन के सिंगल कर्नल थ्रेड मैनेजेस ऑल द। अब इसमें होता क्या है कि वो एक्चुअली एक ही थ्रेड होगा, इस एक थ्रेड के अंदर कर्नल को ना एक्चुअली वो सारे थ्रेड नजर नहीं आ रहे, कर्नल को सिर्फ नजर आ रहा है प्रोसेस। कर्नल को सिर्फ प्रोसेस नजर आ रहा है, इस प्रोसेस के अंदर ये सारे थ्रेड्स हैं। तो कर्नल जो है वो तो सिर्फ प्रोसेस से बातचीत कर रहा है बस, और प्रोसेस जो है थ्रेड जो है बाकी जो मेंटेन हो रहे हैं वो यूजर अपने एंड के ऊपर थ्रेड को मेंटेन कर रहा है। ये है मॉडल वन मैनी टू वन का। मैनी टू वन मॉडल के अंदर कर्नल इज नॉट अवेयर ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, कर्नल को नहीं पता होता थ्रेड्स के बारे में, कर्नल को सिर्फ प्रोसेस के बारे में पता होता। यहाँ पे ये लिखा है पॉइंट देख ले, मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स मैप टू अ सिंगल थ्रेड। ठीक है, ज्यादा यूजर लेवल थ्रेड ज्यादा है और वो सिंगल थ्रेड के साथ मैप हुए हैं, वो सिर्फ प्रोसेस को वो देख रहा है, बाकी थ्रेड जो है वो लाइब्रेरी मेंटेन कर रही है। तो ये दिखाया है कि सोलारिस के ग्रीन थ्रेड्स और GNU पोर्टेबल थ्रेड्स की एग्जांपल्स हैं। और थ्रेड मैनेजमेंट डन एट यूजर स्पेस बाय थ्रेड लाइब्रेरी। तो थ्रेड मैनेजमेंट यानी कि जो यूजर थ्रेड क्रिएट कर रहा है वो उसकी जो थ्रेड की लाइब्रेरी है वो एक्चुअली मैनेज कर रही होगी इन थ्रेड्स को। कर्नल इन थ्रेड्स को मैनेज नहीं करेगा, कर्नल तो सिर्फ प्रोसेस को मैनेज कर रहा होगा। तो ये था वन मैनी टू वन मॉडल। और ये जाहिर है सारे थ्रेड जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे यूजर की स्पेस में, क्योंकि यूजर ही क्रिएट करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है मैनी टू वन मॉडल में? मैनी टू वन मॉडल अभी और डिस्कस करना है, आधा हुआ है अभी डिस्कशन, आगे और चलते हैं। इस स्लाइड को कंप्लीट करके फिर ब्रेक लेंगे। अच्छा यहाँ देखिए, नो नीड फॉर कर्नल सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, ये देखो मैनी टू वन के ये जो ब्लू ब्लू कलर में दिखाया गया, दीज आर द एडवांटेजेस, प्लस पॉइंट से शो किया एडवांटेजेस को। जो रेड कलर में जो यहाँ पर मार्क हो रहे हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि माइनस साइन से यूज किया हुआ है। ठीक है, माइनस का मतलब है कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है ब्लू कलर। तो मैनी टू वन मॉडल के पहले जो है पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नो नीड फॉर कर्नल सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग। जाहिर है मैनी टू वन है, तो मैनी टू वन के अंदर कर्नल जो है, ये नीचे कर्नल है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है। और इसके अंदर कर्नल, जाहिर है कर्नल के अंदर सिर्फ प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है। ये प्रोसेस ए है, तो प्रोसेस का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनता है वो कर्नल को पता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ए, और प्रोसेस का बी का जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बी। तो ये प्रोसेस टेबल कर्नल जो मेंटेन करेगा, प्रोसेस टेबल जिसके अंदर सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की इंफॉर्मेशन होगी। प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स हैं वो कर्नल उनसे वाकिफियत नहीं रखता, वो अनअवेयर है। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग के लिए कर्नल की मदद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग जाहिर है वो प्रोसेस यूजर खुद ही करेगा। तो ये एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है कि नो नीड फॉर कर्नल सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के लिए कर्नल की सपोर्ट नहीं चाहिए, यूजर अपने लेवल पे लाइब्रेरी के जरिए जो है वो विदाउट कर्नल सपोर्ट थ्रेड्स की मैनेजमेंट कर लेगा। थ्रेड क्रिएशन इज फास्ट। ठीक है, दूसरा सेकंड पॉइंट, थ्रेड ज्यादा फास्टर क्रिएट होंगे। फास्टर क्रिएट क्यों होंगे? जाहिर लाइब्रेरी से क्रिएट हो रहे हैं, कर्नल की हेल्प के बगैर। कर्नल जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ चीजें स्लो डाउन हो जाती हैं, तो थ्रेड की क्रिएशन फास्टर होगी, बिकॉज थ्रेड लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं थ्रेड की क्रिएशन के लिए। स्विचिंग बिटवीन थ्रेड इज फास्ट एफिशिएंट अप्रोच। ठीक है, यानी कि एक थ्रेड ने अपना काम कंप्लीट किया, तो एक थ्रेड ने यहाँ तक काम किया, फिर जब दूसरे थ्रेड पे जाएगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। ठीक है, इसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया थ्रेड 1 का, अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, वो थ्रेड 2 को चलाना शुरू कर देगा। कॉन्टेक्ट थ्रेड 2 का टाइम स्लाइस खत्म होगा, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, वो थ्रेड 3 को चलाना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड इज फास्ट। ये जो स्विचिंग है ये फास्ट है। फास्ट क्यों है? कि ये स्विचिंग भी जो है वो यूजर की ये जो लाइब्रेरी है ना थ्रेड्स की, वो करवा रही है। तो थ्रेड्स की लाइब्रेरी जब कोई स्विचिंग का काम कराएगी तो वो फास्टर होगा। कर्नल अगर स्विचिंग करता तो स्लो होता। तो ये तो हमारे बेनिफिट्स हो गए मैनी टू वन मॉडल के। ये हमें चीजें मिलेंगी। डिसएडवांटेज क्या है? ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स डिफीट द पर्पस एंड हैव टू बी हैंडल्ड। क्या मतलब?
ये पहला डिसएडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक सिस्टम ये जैसे चला आपका थ्रेड 1 चला, यहाँ पर ये इस पर कोई आईओ की रिक्वेस्ट की, ठीक है, आईओ की रिक्वेस्ट, आईओ का मतलब क्या है कि कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हुई, तो ये वेटिंग के अंदर है। उसको कहते हैं, यहाँ पर हम टेक्निकल टर्म यूज कर रहे हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का मतलब है कि a thread is actually waiting for an IO request। तो IO रिक्वेस्ट की वजह से ये वेट करेगा, ठीक है। अब जब IO रिक्वेस्ट आएगी तो अब ये काम क्या करेगा, प्रोसेस, ये कर्नल तो देख रहा है प्रोसेस को, कर्नल ये कहेगा कि किसी भी ए के अंदर से कोई IO रिक्वेस्ट आई है, तो वो इसको रोक के पीसीबी प्रोसेस बी को जो है वो स्विच करके प्रोसेस बी को चला देगा, क्योंकि ये कहेगा ये अभी वेटिंग के अंदर है। कर्नल कहेगा कि अभी प्रोसेस ए वेटिंग के अंदर है, तो वो पूरा प्रोसेस जो है ना वो उसको ब्लॉक कर देगा और प्रोसेस बी को चलाना शुरू कर देगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा कर्नल, क्योंकि प्रोसेस ए चूंकि वेटिंग में, अब वो ये नहीं देख रहा कि प्रोसेस ए के अंदर कौन सा थ्रेड वेटिंग, क्योंकि थ्रेड के बारे में तो कर्नल को अवेयरनेस है ही नहीं, कर्नल को सिर्फ अवेयरनेस है प्रोसेस के बारे में। तो कोई एक थ्रेड भी अगर आईओ के लिए वेट करेगा तो वो उस पूरे प्रोसेस को जो है ब्लॉक कर देगा और प्रोसेस बी को जो है वो चला देगा, ताकि जो है प्रोसेसर बिजी रहे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगी। तो ये इसका नुकसान है कि एक थ्रेड की आईओ की वजह से पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। Second, a thread has to explicitly call a function to voluntarily give the CPU to some other threads। ये जो तो सेकंड पॉइंट है इसको समझे। सेकंड पॉइंट ये है कि एक थ्रेड काफी देर से चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल थ्रेड 1 है, वो काफी देर से चल रहा है और वो ऐसा लूप लगा हुआ है, कोई इनफाइनाइट लूप है लगा हुआ है थ्रेड 1 में, और वो चले जा रहा है। अब वो सीपीयू एक ही है, तो वो जाहिर है बहुत देर तक जब चलता रहेगा तो दूसरे थ्रेड की बारी नहीं आएगी, ठीक है। तो होता क्या है, फिर वो थ्रेड जो है ना खुद ही, जब कर्नल तो स्विच करवा ही नहीं सकता, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में कर्नल तो स्विच करवा ही नहीं सकता, क्योंकि कर्नल तो को पता ही नहीं है कि कितने थ्रेड्स हैं प्रोसेस के अंदर, कर्नल तो अनअवेयर है थ्रेड से। फिर थ्रेड जो है ना खुद ही रिक्वेस्ट जनरेट करता है, थ्रेड खुद ही जो है रिक्वेस्ट जनरेट करता है वॉलंटरीली, ये लिखा है ना वॉलंटरीली। वॉलंटरी का मतलब यही है, थ्रेड जो काफी देर से चल रहा है, थ्रेड जो काफी देर से चल रहा है वो खुद ही रिक्वेस्ट जनरेट करता है। इसको जनरेट करता है कर्नल को, कर्नल को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई जो है ना मैं काफी देर से चल रहा हूँ, तो मुझे जो है ना वो सिस्टम कॉल करता है, ये सिस्टम कॉल होगी थ्रेड की तरफ से, सिस्टम कॉल होगी टुवर्ड्स कर्नल, और वो ये कहेगा कि मुझे जो है रोका जाए और किसी और प्रोसेस, किसी और थ्रेड को चलाया जाए। तो इससे फिर कर्नल को पता चलेगा कि कोई एक थ्रेड अंदर ऐसा है जो कि काफी देर से चल रहा है, क्योंकि उसको तो पता नहीं था। तो थ्रेड की सिस्टम कॉल होगी thread.yield के नाम से सी के अंदर मौजूद है, या आपने यूज की थी लाइब्रेरी के अंदर thread_yield। ये जो है ना सिस्टम कॉल जनरेट होगी थ्रेड से, और इसके जरिए से वो थ्रेड को जो है ना वो कर्नल जो है वो उसको रोकेगा और अगला जो है ना प्रोसेस को चला देगा, ये उसको थ्रेड का तो पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये काम जो है thread.yield का, thread_yield जो है वो ये काम करेगा कि थ्रेड्स को अगर रुकवाना हो वॉलंटरीली तो ये सिस्टम कॉल जनरेट होगी थ्रेड्स की तरफ से। तो एक दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ती है थ्रेड्स को रुकवाने के लिए। और तीसरा जो है वो ड्रॉबैक क्या है, मल्टी थ्रेड्स विल रन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर नॉट यूटिलाइजिंग मल्टी प्रोसेसर मशीन। अब देखो 3 थ्रेड्स है, प्रोसेस ए के अंदर 3 थ्रेड्स है, अगर 3 सीपीयू भी लगे हुए होंगे ना, 3 कोर लगे हुए हैं अगर, कोर 1, कोर 2, कोर 3, तब भी जो है ना वो ये तीनों थ्रेड एक ही सीपीयू पे चलेंगे, तीनों पे अलग अलग नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि कर्नल को तो पता ही नहीं है थ्रेड्स कितने हैं प्रोसेस के अंदर, तो कर्नल तो वो सीपीयू एक ही सीपीयू असाइन कर देगा प्रोसेस ए को, प्रोसेस ए को एक सीपीयू असाइन कर देगा, और इन तीनों थ्रेड्स के अंदर टाइम शेयरिंग होगी, सब एक एक जो है ये थ्रेड्स 1 बाय 1 जो है कोर 1 पे चलेंगे। हालांकि कोर 2 भी मौजूद है, कोर 3 भी मौजूद है, लेकिन ये दोनों फारिग बैठे रहेंगे, क्योंकि कर्नल असाइन ही नहीं करेगा थ्रेड्स इनको, क्योंकि कर्नल को पता ही नहीं है कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं। तो इस अनअवेयरनेस की वजह से कर्नल प्रोसेस ए को सिर्फ एक ही
कोर को सपोर्ट कर देगा और सारे थ्रेड्स सिर्फ एक ही सीपीयू एक ही कोर चलाएगा, बाकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जो मल्टी प्रोसेसर्स हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे, नॉट यूटिलाइजिंग मल्टी प्रोसेसर मशीन्स। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर मशीन सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही क्योंकि कर्नल को थ्रेड्स की वाकफियत नहीं है कि थ्रेड्स कितने हैं प्रोसेस के अंदर। तो वो पूरा प्रोसेस उठा के एक कोर को दे देता है और एक कोर जो है वो सारे थ्रेड्स को रन कर रहा होता है, जिसकी वजह से मल्टी प्रोसेसिंग की जो एफिशिएंसी है वो हम उसको जो है सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? कुछ समझ में नहीं आई हो बात? सब चीजें क्लियर है? थ्रेड्स के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स इस मॉडल के मेनी टू वन मॉडल हम पढ़ रहे हैं। तो मेनी टू वन मॉडल के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने डिस्कस किया। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब ब्रेक ले लेते हैं। 25 हो रहे हैं तो नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो ब्रेक ले लेते हैं और इंशाल्लाह 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। सर जब ब्रेक से आएंगे तो क्विज होगा या क्विज बाद में होगा? क्विज बाद में लेंगे, क्लास कंटिन्यू करेंगे। और क्विज में कोशिश ये करूंगा एंड में ले लूँ आपसे ना, ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए टॉपिक पूरा, फिर एंड के अंदर क्विज ले लेते हैं। सही है सर। ब्रेक ले रहे हैं।